Hello students, today we are here to discuss our chapter number 7 and the name of this chapter is पदार्थ और इनका पृथक्करण। ठीक है, चैप्टर 7 का नेम है ये जो पदार्थ होते हैं उनका पृथक्करण हम कैसे करते हैं, उन्हें अलग अलग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शुद्ध पदार्थ व मिश्रण। हमारे चारों ओर बहुत सी वस्तुएं विद्यमान हैं जिनका प्रयोग हम सीधे ही कर लेते हैं, जैसे दूध, चीनी, नमक आदि। अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें बहुत से अवांछित पदार्थ होते हैं। अनेक वस्तुएं कई पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, जैसे चिवड़ा, भेल, चाय, शरबत आदि। जिस प्रकार चाय बनाने में दूध, चीनी, जल तथा चाय की पत्ती का प्रयोग होता है, चाय एक मिश्रण है। ठीक है, इसी प्रकार पानी, चीनी, नमक तथा नींबू का रस मिलाकर शरबत बनाया जाता है। शरबत भी एक मिश्रण है, दूध भी एक मिश्रण है। इससे जल, वसा, विटामिन तथा अन्य उपयोगी पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, सामान्य जल भी एक मिश्रण है जिसमें जल के अणुओं के अतिरिक्त विभिन्न खनिज, लवण घुले होते हैं। हमारे चारों ओर की हवा विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शुद्ध पदार्थ। अब बिल्कुल शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इनके गुण व घटक निश्चित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शुद्ध पदार्थ के गुण। अब शुद्ध पदार्थ के गुण जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? इनका विशिष्ट गुरुत्व निश्चित होता है। स्थिर ताप पर ये जल में घुलनशील होते हैं, मतलब पानी में ही बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इनमें एक समान घटक होते हैं। इनका हिमांक क्वथनांक तथा घनित्व निश्चित होता है। अब आता है मिश्रण। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। चाय का पेय एक मिश्रण है, शरबत एक मिश्रण है, गुड़, दूध, जल ये सभी एक ही पदार्थ के बने प्रतीत होते हैं, लेकिन ये सभी मिश्रण हैं। ठीक है, जो घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। मिट्टी, चट्टान तथा समुद्री जल भी मिश्रण होते हैं। ठीक है, मिश्रण किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस। दो या अधिक ठोस पदार्थों के योग से बना मिश्रण ठोस मिश्रण कहलाता है, जिसे मिट्टी तथा चट्टान ठोस मिश्रण है। दो या अधिक तरल पदार्थों के योग से बना मिश्रण तरल मिश्रण कहलाता है। इसी प्रकार दो या दो से अधिक गैसीय पदार्थों के योग से बना मिश्रण गैसीय मिश्रण कहलाता है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। जिन पदार्थों से मिश्रण बनता है वे पदार्थ मिश्रण के घटक कहलाते हैं। ठीक है, मिश्रण के लक्षण क्या हैं? मिश्रण विभिन्न समानुपाती में भिन्न भिन्न परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वे भौतिक रूप में पृथक होते हैं। उनका कथमनाक, घनत्व तथा गलनांक स्थिर नहीं होता है। ठीक है, मिश्रण के घटक अपने गुण स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका सजातीय मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक उपस्थिति रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, सजातीय मिश्रण या समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे स्टील, मिट्टी, वायु, चीनी का घोल, शरबत, चाय आदि सजातीय मिश्रण हैं। इनके घटक इनमें अच्छी तरह से मिले होते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है विजातीय मिश्रण। अब विजातीय मिश्रण हमारा क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक उपस्थिति रहती है तथा जिनको अलग अलग देखा जा सकता है विजातीय मिश्रण या विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे फलों का मिश्रण, पानी और बालू का मिश्रण, कंकड़, रेत और लोहे के छीलन का मिश्रण, दाल चावल का मिश्रण आदि। ठीक है, अब आपकी ये टेबल है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर दिया हुआ है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बनते हैं, ये निश्चित घटक होते हैं और एक निश्चित भौतिक इनका गुण होता है। मिश्रण जो है वो आपके संयुक्त रूप होता है, निश्चित घटक नहीं होता और कोई भौतिक गुण भी इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों, आपने पदार्थों के विषय में अध्ययन किया है। ये पदार्थ खाद अथवा अखाद हो सकते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी, रेत, बालू तथा लकड़ी का बरूदा आदि। इनमें कुछ लाभकारी तथा कुछ हानिकारक पदार्थ भी हो सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रतिदिन अपने उपयोग में लाते हैं, जैसे आटा, चावल, चाय, आलू तथा गोभी।
ठीक है। आपने अपनी माताजी को आटा छानते हुए देखा होगा, जिसमें से भूरी को छानकर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार हम चाय की पत्ती को छानकर तथा आलू को छीलकर उसके छिलकों को अलग कर देते हैं। दही को भिगोकर मट्ठे से मक्खन को अलग किया जाता है। इस प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को पृथक करने की प्रक्रिया पदार्थ का पृथक्करण करते हैं। ठीक है, मतलब पदार्थ में से पदार्थ निकालना ही आपका पृथक्करण होता है। आप बाजार से सब्जी लाते हैं तो उनमें आलू, टमाटर, मटर, गाजर, कद्दू, मिर्च तथा धनिया एक साथ थैली में लाते हैं। उन्हें घर लाकर आप अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, फिर उन्हें अलग टोकरी या पॉलिथीन में भरकर रखते हैं। ये सभी क्रियाएं पृथक्करण के अंतर्गत ही आती है, मतलब उन्हें अलग अलग करना। ठीक है, अब आती है पृथक्करण की आवश्यकता। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? आप जानते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग क्यों किया जाता है। मान लीजिए आपके आम, अमरूद और केले तीनों एक साथ रखे हैं। आप आम पसंद करते हैं तो आप अपनी रुचि के अनुसार उसे अलग निकाल रख लेंगे। यह पृथक्करण आपने अपनी रुचि के अनुसार किया। इसके अतिरिक्त पृथक करने के अन्य कारण भी हैं, जैसे गेहूं तथा चावल में से मिट्टी व छोटे छोटे पत्थरों को अलग करना। यह क्रिया अनचाही या व्यर्थ की वस्तुओं को अलग करने की प्रक्रिया है। चावल तथा गेहूं में आपने देखा होगा कि सूंडी व घुन हो जाती हैं। उन्हें हटाने के लिए भी छानना या फटकना आवश्यक है। कभी कभी हमें अनुपयोगी पदार्थों में से उपयोगी पदार्थ छांटने होते हैं। कुछ पदार्थ शुद्ध होते हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं होती है। सभी तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सिल्वर, गोल्ड ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पदार्थ के पृथक्करण की विधियां। पदार्थ को उपयोग में लाने से पहले हमें उसकी मिश्रित अवस्था में मूल अवस्था में लाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिश्रित अवस्था में उसमें अनेक हानिकारक तथा उपयोग में नए आने वाले पदार्थ उपस्थित होते हैं। उन पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी दो उपयोगी वस्तुओं को भी अलग किया जा सकता है। आइए अब हम पृथक्करण की कुछ विधियां का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हस्तचयन। हस्तचयन क्या होता है? किसी विधि को अंग्रेजी में हैंड पिकिंग कहते हैं तथा साधारण बोल चावल की भाषा में इसे बीनना भी कहते हैं। यदि इसमें पदार्थ की मात्रा थोड़ी होती है तथा गंदगी भी कम होती है तो यह विधि अपनाई जाती है। इनमें पत्थर के छोटे टुकड़े, मिट्टी अथवा गेहूं की छोटी डंडी या जई इत्यादि होते हैं जो आसानी से बीने जा सकते हैं। यह विधि गेहूं, चावल, दाल आदि बीनने में उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, यह विधि सरल एवं सुविधाजनक होती है। फिर आती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? इस विधि का प्रयोग बड़ी मात्रा में पदार्थ को अलग करने की क्रिया में किया जाता है। यदि आप गांव में अप्रैल मई के महीनों में गए होंगे तो आपने खेतों में सूखे गेहूं को बालियों से लिपटे तथा डंडियों में लगे देखा है। इन डंडियों तथा बालियों को अलग करने की क्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग खेतों में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निस्तापन। इस विधि का प्रयोग अन्न कणों में उपस्थित धूल कण, अधिक मात्रा में भूसा या सूखी पत्तियों आदि को अलग करने में किया जाता है। चावल को उसमें उपस्थित भूसे से अलग करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि में किसान एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर किसी बड़े और फैले हुए बर्तन में भूसा मिश्रित, जो आपका मिश्रित होता है, अनाज को डालकर वायु की उचित दिशा में अनाज को धीरे धीरे जमीन पर डालता है। इस प्रकार अनाज भारी होने के कारण सीधा जमीन पर गिरता है और भूसा उड़कर थोड़ी दूर पर जाकर गिरता है। इस विधि को गेहूं या चावल की बड़ी मात्रा को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और इस विधि को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रयोग है। ओके, इसके बाद आता है 4 नंबर, मतलब चालन। निस्तापन द्वारा गेहूं को भूसे से अलग करने के पश्चात गेहूं को मिलों में पीसने के लिए भेज दिया जाता है। गेहूं पीसने के पश्चात भी आटे में गेहूं के ऊपर का छिलका के रूप में भूसा जो है वो छिलके के रूप में रह जाता है। इसलिए आटा गूंथने से पहले आटा छानने की छलनी में आटा को छाना जाता है, जिससे चोकर छलनी में यह रह जाती है और समान कणों वाली आटा छनकर थाली या परात में आ जाता है। यह क्रिया गेहूं को साफ करने में भी की जाती है। बड़ी बड़ी फ्लोर मिलों में गेहूं थोड़े
झुकावदार छन्ने पर डाल दिया जाता है, जिससे गेहूं तो नीचे गिर जाता है और मोटे कंकड़ पत्थर चालन में रह जाते हैं। इस प्रकार रेत, कंकड़ तथा पत्थरों को भी बड़े बड़े चालनों द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार आपने जाना कि जब दो पदार्थों के अमापों मतलब साइज डायमेंशन में अंतर होता है तो चालन की क्रिया द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है निस्पंदन। अब ये निस्पंदन क्या होता है? वह विधि जिसमें ठोस तथा हल्के पदार्थों को सरल पदार्थों से अलग करने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, निस्पंदन की क्रिया कहलाती है। आपने अपनी माताजी को रसोई घर में चाय बनाकर पत्तियों को चाय से अलग करने की प्रक्रिया करते देखा होगा, जिसमें छन्नी द्वारा चाय पत्ती को चाय से अलग किया जाता है। कुछ लोग चाय पत्ती को बिना छाने चाय पत्ती को चाय से अलग करते हैं, परंतु यह विधि न तो सुविधाजनक है और न ही पूर्ण रूप से चाय पत्ती से अलग हो पाती है। ठीक है, ये इन्होंने आपको दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ओके, चलिए, इसके अतिरिक्त फिल्टर करने के लिए सूती कपड़ा, ग्लास, रेत तथा फिल्टर पेपर का भी प्रयोग किया जाता है। गंदे पानी को फिल्टर करने के लिए भी फिल्टर पेपर विधि एक उत्तम विधि होती है। ओके, चलिए, नेक्स्ट है चुंबक द्वारा पृथक्करण। चुंबक मतलब जो मैग्नेट होती है। ओके, सो यह विधि लोहे के बरूदे को दूसरे पदार्थों से अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। सबसे पहले मिश्रण से दो से अधिक वस्तुओं को पृथक करने की क्रिया। यदि मिश्रण में रेत, लकड़ी का बरूदा व लोहा, चूर्ण आदि मिला है तो आप पहले लोहे चूर्ण को चुंबक द्वारा अलग कीजिए। उसके बाद रेत एवं बुरीदे के मिश्रण को हवा में झोंकों की दिशा में किसी स्टूल पर खड़े होकर थाली में लेकर जमीन पर डालिए। आप देखेंगे कि रेत सीधा जमीन पर गिरता है तथा लकड़ी का बुरादा उड़कर थोड़ी दूरी पर जाकर गिरता है। ठीक है, इस प्रकार चुंबकत्व एवं निस्तापन दो क्रियाओं द्वारा पदार्थों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका वाष्पीकरण। जब किसी ठोस का द्रव में विलयन ऊष्मा द्वारा अवशोषित करते हैं तो द्रव वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है एवं ठोस शेष रह जाता है। यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये आपका फिर से एक्सपेरिमेंट दे दिया है। ओके बेटा, चलिए, समुद्र में पानी से नमक प्राप्त करने की क्रिया में भी वाष्पीकरण की क्रिया का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया में खुले स्थानों में बड़ी बड़ी क्यारियों में पानी इकट्ठा करके सूर्य की गर्मी से पानी वाष्पीकृत होता है, जिसे नमक प्राप्त होता है तथा जल वाष्पन द्वारा वायुमंडल में उड़ जाता है। ओके, और नमक बच जाता है। इस क्रिया में समय बहुत अधिक लगता है, मतलब समुद्र से नमक हम किस तरह निकालते हैं वो ये क्रिया होती है वाष्पीकरण की। ओके, सो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। थ्रेशिंग खेतों में बैलों तथा मशीनों द्वारा किया जाता है। पृथक्करण उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। एक से अधिक पदार्थों का मिला होना मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जल से रेत अलग करने की विधि को निस्तारण विधि कहा जाता है। निष्पंदन विधि में अन्य कणों को पत्तियों व भूसे अलग से किया जाता है। ठीक है, मिश्रण से पदार्थ को अलग करने की क्रिया पृथक्करण की क्रिया कहलाती है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में आने की प्रक्रिया को संघन कहते हैं। ओके, ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में पदार्थ की मात्रा जल्दी घोली जा सकती है। गर्म पानी में जल्दी घुलता है, ठंडे में लेट घुलता है। अन्य कणों को उनकी डंडियों तथा बालियों से अलग करने की क्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, जब हम उनमें जो भी होती है डंठल वगैरह उन्हें अलग करते हैं तो वो थ्रेशिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। ओके, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।